Very good morning students. Today we are going to start our next chapter, that is concept of cost. So first of all we have to know about that what is cost. एंड जैसे कि आपकी इस यहाँ पे लिखा हुआ है पैरा में, लाइक कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर. कॉस्ट क्या है? एक्सपेंडिचर है विच इज़ इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको लाइन लिखी हुई है उन्होंने. कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर जो कि नकल किया जाता है एक प्रोड्यूसर के द्वारा फैक्टर इनपुट्स पे एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स पे. फैक्टर इनपुट्स क्या होती हैं? फैक्टर इनपुट्स में आ जाती हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जिसको हम बिजनेसमैन बोलते हैं. ठीक है, एंड नॉन फैक्टर इनपुट में हमारे पास आ जाते हैं रॉ मटेरियल्स. ठीक है, सो जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा एक प्रोड्यूसर के द्वारा जो है किया जाता है, जो एक्सपेंडिचर एक प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है फैक्टर इनपुट्स के ऊपर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स के ऊपर, उसको क्या बोला जाता है? कॉस्ट. ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि आउटपुट नीड्स इनपुट. जब भी हमने कोई चीज़ बनानी है, कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है, उसके लिए हमें इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. ठीक है, और जो इनपुट है वो हमारे पास दो तरह की हैं, जो कि मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट. सो इनको परचेज़ करने के लिए जो प्रोड्यूसर है उसको कुछ पैसे खर्चने पड़ते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है फैक्टर इनपुट्स एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स के ऊपर फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ कमोडिटी. गिवन आउटपुट मतलब कोई भी चीज़ जो है बनाने के लिए, गिवन आउटपुट के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट बोलेंगे, जो वो एक्सपेंडिचर लगा रहा है फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स के ऊपर. यही चीज़ आपको यहाँ बॉक्स में बना के भी दी हुई है. कॉस्ट का मतलब क्या है? जब आपको डिफाइन आएगा कि डिफाइन कॉस्ट, तो आपने यही चीज़ एक्सप्लेन करनी है. कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी. नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में. ज़्यादातर आपको पता है कि जो इनपुट्स हैं वो मार्केट से परचेज़ की जाती हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम जितनी भी हमारे इनपुट्स हैं, चाहे वो फैक्टर इनपुट है, नॉन फैक्टर है, लैंड, लेबर, ऐसी चीज़ें जो हैं या रॉ मटेरियल्स हैं, वो हमेशा हम बाहर से ही खरीदेंगे, मार्केट से ही खरीदेंगे. कई बार क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है वो अपनी सेल्फ ओन्ड इनपुट्स भी यूज़ कर लेता है. लाइक वो बाहर से वर्कर्स को हायर करने की बजाय वो घर के फैमिली के मेम्बर्स को यूज़ कर लेता है कि आप प्लीज़ आप आके हमारी फैक्ट्री में काम कर लीजिए या फिर हमारी कंपनी में काम कर लीजिए. ठीक है, वो हायर नहीं करता वर्कर्स, अपनी फैमिली की लेबर को यूज़ कर लेता है. या फिर दूसरा केस आ सकता है कि वो बाहर किसी लैंड को रेंट पे लेने की बजाय, मतलब अगर उसने कोई प्लांट लगाना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, उसको एक लैंड चाहिए, तो उसको रेंट पे लेने की बजाय वो क्या कर रहा है? बाहर कोई लैंड लेने की बजाय वो अपनी जो सेल्फ ओन्ड उसकी अपनी प्रॉपर्टी है उसको यूज़ कर रहा है. जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसकी खुद की जो लैंड है, उसको यूज़ कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, उसको यूज़ कर रहा है फैक्ट्री जो है बनाने के लिए, फैक्ट्री को चलाने के लिए. ठीक है, तो फिर इस तरह जब किया जाता है, सो हम बोल सकते हैं कि जब एक प्रोड्यूसर जो है वो बाहर से चीज़ें ना खरीद के अपनी सेल्फ ओन्ड इनपुट्स को यूज़ करता है कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, देन वो जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो वो मान के चलता है कि मेरी सेल्फ ओन्ड इनपुट पे होगा, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट. मतलब कि अगर तो एक पर्सन है वो बाहर से लैंड जो है रेंट पे ले रहा है, ठीक है, मार्केट से ले रहा है, तो उसको रेंट जो है वो 50 लाख के करीब पड़ रहा है, 50,000 के करीब पड़ रहा है उसको जो है रेंट. और उसकी जगह अगर वो अपनी खुद की सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर रहा है, तो उसका उसे रेंट नहीं पड़ रहा कोई भी. ठीक है, बट वो एस्टिमेट तो करके चलेगा कि अगर मैं अपनी भी यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे बाहर, अगर मैं इसकी बजाय बाहर जाता तो मेरे को 50,000 पे करना पड़ता. ठीक है, अब वो बुक्स में तो लिखेगा कि मेरा इतना रेंट जो है वो मैं मान के चल रहा हूँ, चाहे मैं अपनी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, बट मेरे को इतना रेंट तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना रेंट मेरे को देना पड़ेगा. तो ये जो उसका क्या हो गया? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर. ठीक है, इसी तरह जो अगर वो फैमिली लेबर लगा रहा है, उसको जो वो सैलरी दे रहा है वो भी क्या होगी? एस्टिमेटेड होगी. ठीक है, तो वो इसको हम क्या बोलेंगे? जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो है किया जाता है ऑन द यूज़ ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट, उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट. एंड दूसरा, अगर हम बाहर से मार्केट से कोई चीज़ इनपुट्स जो है परचेज़ कर रहे हैं, बाहर से हायर कर रहे हैं वर्कर्स को, उनको जो वेजेस दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, या फिर हमने लैंड जो है वो हमने रेंट पे लिए, तो वहाँ जो बाहर हम रेंट पे आउट कर रहे हैं वो हमारी क्या होगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, अब आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या
है इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है ऑन द यूज़ ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। एंड दूसरी साइड पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, जो कि एक्सपेंडिचर किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा ऑन द इनपुट्स के ऊपर जो उसने मार्केट से परचेज़ की हुई है। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एंड ये चीज़ आपको एक इक्वेशन बना के दी है नीचे कि टोटल कॉस्ट जो है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट को मिला के ही बनती है। क्लियर। देन नेक्स्ट पेज पे आपको इसका डिफरेंस दिया है, तो आप ये खुद ही रीड करेंगे। उसके बाद देखिए एक टेबल की फॉर्म में भी बना के उन्होंने दिया एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसे बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ हायरिंग परचेजिंग इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, एंड पेमेंट मेड बाय फर्म टू द अदर्स बाय हायरिंग और परचेजिंग इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, जो वो पेमेंट पे कर रहा है फर्म के द्वारा की जा रही है बाहर से कोई भी इनपुट्स को हायर करने पे और परचेज़ करने पे। दूसरी जगह पे है इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो कि है मार्केट वैल्यू हम मान के चल सकते हैं, हमारी सेल्फ ओन्ड इनपुट की मार्केट वैल्यू क्या है या फिर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या है, उसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। देन आपको डिफरेंस दिया, ये आप खुद रीड करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट किसे बोलते हैं, सेलिंग पहले आते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने पे जो एक्सपेंडिचर लगता है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, वही चीज़ बोला है, प्रोडक्शन कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द इनपुट्स फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो वो क्या होगी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट। दूसरी क्या है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट किसे बोलेंगे, ये डिफरेंट होती है प्रोडक्शन कॉस्ट से। इट मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रमोट द सेल ऑफ द कमोडिटी। अब आपका गुड्स जो है, आपकी जो कमोडिटीज़ है वो बन के रेडी हो चुकी हैं, अब आपने उसको मार्केट में लेके आना है। तो मार्केट में लेके आने के लिए आपको उसकी प्रमोशन के ऊपर कुछ खर्चा करना पड़ेगा, एडवर्टीज़मेंट के ऊपर कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो वो सारे खर्चे जो हैं मिला के क्या बन जाती हैं हमारी सेलिंग कॉस्ट। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। प्रोडक्शन कॉस्ट किसे बोलते हैं, जो प्रोड्यूसर लगाता है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, इनपुट्स के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसको बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। एंड सेलिंग कॉस्ट किसे बोलेंगे, जो प्रोड्यूसर लगाता है गुड्स की प्रमोशन के लिए, गुड्स की सेल करने के लिए उसकी जो प्रमोशन कर रहा है उसके ऊपर जो खर्चा है उसको बोलेंगे सेलिंग कॉस्ट। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में भी हमने एक बार किया था कि शॉर्ट रन क्या होता है, मतलब जो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसमें कुछ फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, और हम वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स में चेंज नहीं कर सकते। आई थिंक सभी को ये चीज़ याद होगी। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको दिया है कि शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर भी जो टोटल कॉस्ट है वो किस चीज़ से मिलके बनती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। DC इज इक्वल टू TFC प्लस TBC, दैट इज़ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपको आई थिंक क्लियर होगा, ये कॉस्ट विच इज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। वो कॉस्ट जो बियर करनी पड़ती है एक प्रोड्यूसर को जब वो एक फिक्स्ड फैक्टर्स को यूज़ करता है, लाइक मशीनरी को यूज़ कर रहा है, बिल्डिंग को यूज़ कर रहा है, लैंड यूज़ कर रहा है, उसके बदले में वो रेंट पे कर रहा है, या मशीनरी उसने यूज़ की है तो उसके बदले में वो रेंट, मशीनरी भी लीज़ पे ली है तो उसके बदले में भी वो जो रेंट पे कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आ जाएंगी, मतलब ऐसी कॉस्ट विच इज़ रिलेटेड टू द फिक्स्ड फैक्टर्स। देन इसके 3 नेम्स हमने किए थे, क्या क्या नेम्स हैं इसके, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये कॉस्ट जो है जैसे कि फिक्स्ड फैक्टर्स आउटपुट के चेंज होने से फिक्स्ड फैक्टर्स में किसी तरह का चेंज नहीं आता, उसी तरह ही द कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, के आउटपुट के में चेंज होने से ये कॉस्ट चेंज बिल्कुल नहीं होती। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इनकर की जाती है व्हेन आउटपुट इज़ ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि फ़िक्स्ड कॉस्ट आपको तब भी पड़ेगी चाहे आपकी ये जो आउटपुट है वो ज़ीरो हो। ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी है आपको, यही वाली मैं आपको समझाती हूँ। लाइक एक मशीन है आपके पास, वो 6 कारपेट्स एक दिन में बना रही है। एक दिन में कितने कारपेट्स बना रही है, 6 कारपेट्स जो है वो एक दिन में बन रहे हैं। देन उसके बाद उस मशीन को हायर, मतलब एक दिन का खर्चा उस मशीन का कितना है, 500 का, मतलब एक दिन का उसका रेंट मशीन का कितना है, 500। बट ज़रूरी नहीं है कि रोज़ वो मशीन यूज़ हो रही है। जब छुट्टी वाला दिन आएगा, जब संडे आएगा, हॉलीडे होगी, तब ये जो मशीन है वो यूज़ नहीं की जाएगी, बट उसका रेंट तो हमें पड़ेगा उस दिन का भी, चाहे उस दिन 0 कारपेट्स बने हैं, बट हमारी फ़िक्स्ड कॉस्ट जो है 500 की हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यही चीज़ उन्होंने बोली है कि फ़िक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी ज़ीरो, फ़िक्स्ड कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, फ़िक्स्ड कॉस्ट हमें पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे हम एक दिन में कुछ भी नहीं बना रहे हैं कारपेट्स, या फिर 1 बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं या 6 बना रहे हैं,
तो हमें 500 की कॉस्ट पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है, ये उन्होंने इसमें बोला हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद आपको उन्होंने बताया है, यहाँ पे एक टेबल दिया है, टेबल में साफ साफ लिखा है कि जैसे जैसे आपकी आउटपुट जो है इंक्रीज़ हो रही है, आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट में किसी तरह का भी कोई भी चेंज नहीं आ रहा। फ़िक्स्ड कॉस्ट आपकी पड़ रही है आपको, जो कि 10 रुपीज़ की फॉर्म में दी हुई है कि फ़िक्स्ड कॉस्ट जो है आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे आप 0 गुड्स बनाएं, चाहे 1 बनाएं, 2 बनाएं, 3 बनाएं, 4 बनाएं, 5 बनाएं, 6 बनाएं। इसी तरह आप इसको डायग्राम में भी शो करोगे, साइड नीचे मिलाओगे, एक्स एक्सिस पे आउटपुट, इधर लिखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और क्योंकि आपको पता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 10 ही रही है, तो आप उसको इसी तरह से कांस्टेंट शो करोगे, उसमें किसी तरह का भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या थी हमारी, विच इज़ रिलेटेड टू द फिक्स्ड फैक्टर्स, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, विच इज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है, जो कि एक्सपेंडिचर किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा ऑन द यूज़ ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मैंने अभी बोला था कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती, फिक्स्ड कॉस्ट हमें पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे हम 1 गुड्स बनाएं, चाहे 2 बनाएं, चाहे 3 बनाएं, या कोई भी ना बनाएं। बट वेरिएबल कॉस्ट के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है आउटपुट के इंक्रीज़ होने से हमारे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स हमने इंक्रीज़ किए थे तो हमारी आउटपुट इंक्रीज़ हुई थी, तो इसी तरह आउटपुट के इंक्रीज़ होने से हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी, उसमें भी चेंज आएगा। जितना आउटपुट में चेंज आएगा उसी तरह से ही वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आएगा। अगर आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी, अगर आउटपुट डिक्रीज़ हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो अगर आउटपुट ज़ीरो है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, ज़ीरो ही होगी। लाइक अगर छुट्टी है एक दिन की, आप हॉलीडेज़ दे रहे हो, तो उस दिन हमारी जो लेबर है वो भी नहीं आएगी, तो हमें लेबर को भी किसी भी तरह की पेमेंट नहीं करनी होगी। तो ये आप एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। तो एंड इस कॉस्ट के भी 2 नेम्स हैं, प्राइम कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट। ये चीज़ें आपने लर्न रखनी है, याद रखनी है। इसी तरह जैसे हमने फिक्स्ड कॉस्ट का टेबल किया था, उसी तरह आपको यहाँ वेरिएबल कॉस्ट का भी टेबल दिया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ दिखाया है आपको कि जैसे जैसे आपकी आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है। अब इसका डायग्राम जो है आप इसी तरह से बनाएंगे, जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं उसी तरह से बनाएंगे कि ये देखो आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो राइज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आउटपुट के इंक्रीज़ होने से वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो वही चीज़ आपने डायग्राम में भी शो करनी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट इसमें आपका जो है यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया हुआ है, ये आप खुद रीड करेंगे। उसके बाद ये 2 बिहेवियर्स आपको दिए हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि बिहेवियर ऑफ टीवीसी, कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर कैसा रहता है। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का बिहेवियर यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ा हमने, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं आता। बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होती है, 2 तरह से चेंज होती है। पहले वो चेंज हो रही है एट डिमिनिशिंग रेट पे ऊपर, मतलब टीवीसी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, जिसका मतलब क्या है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है बढ़ तो रही है पहले बट डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, आपको मैं टेबल से समझाती हूँ। ये देखो टेबल, जिसमें उन्होंने बताया है कि आउटपुट आपकी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है, बट कौन से रेट पे हो रही है, डिक्रीजिंग रेट पे हो रही है। क्यों, कैसे, देखो यहाँ पे शुरू करते हैं। 1 से 2 हुई आपकी आउटपुट, इधर कितनी हो गई, 10 से 18, मतलब कितने का डिफरेंस है, 8 का। उसके बाद 2 to 3 हो गई आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट जो है कितने का डिफरेंस है हमारा यहाँ पे, 18 और 24 में यहाँ पे है हमारा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 से 4। देन यहाँ पे हमारा है 6 और 4 का डिफरेंस, यहाँ पे हमारा 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा 4 का डिफरेंस है, जिससे हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि यहाँ पे देखो इंक्रीज़ तो हो रहा है, बट कौन से रेट पे हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है। ठीक है, यही चीज़ आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट पे हो रही है, डिफरेंस जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक रीज़न है हमारा। यहाँ पे क्या उन्होंने बताया है आपको कि इम्प्लाइंग दैट लेस एंड लेस ऑफ एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, कि हम कम से कम कॉस्ट लगा रहे हैं एक और एडिशनल आउटपुट जो है वो बनाने के लिए। एंड व्हेन आउटपुट इज़ इंक्रीज, ये चीज़ बताइए, जब आउटपुट इंक्रीज़ हुई 1 to 2 यूनिट्स, देन टीवीसी आपका 8 से इंक्रीज़ हुआ। व्हेन आउटपुट इज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 to 3 यूनिट, देन टीवीसी हमारा 6 से इंक्रीज़ हुआ। सो ये चीज़ क्या शो करता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू, ये क्यों हो रहा है, इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर की वजह से, जिसमें मैंने बोला था कि फैक्टर के इंक्रीज़ होने से हमारी रिटर्न इंक्रीज़ होती है और इसी के साथ साथ जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, बट फर्स्ट केस में वो इंक्रीज़ किस रेट पे होगी, डिक्रीजिंग रेट के ऊपर। क्लियर। देन उसके बाद जो नेक्स्ट केस है उसमें उन्होंने बताया है इवेंचुअली टीवीसी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद एक केस ऐसा आया है जिसमें टीवीसी जो है डेट इज़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है बट वो इंक्रीजिंग रेट पे हो रही है। सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट्स इन अकॉर्डिंगली एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर टेंड्स टू फॉल इम्प्लाइंग दैट एमसी टेंड्स टू राइज। जिसका मतलब ये, अब ये चीज़ क्यों पॉसिबल हुई है यहाँ पे, क्योंकि जो एमसी है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हुई है, राइज़ हुई है। मार्जिनल कॉस्ट के राइज़ होने से जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है बट इंक्रीजिंग रेट पे हो रही है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट के राइज़ होने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी वो इंक्रीज़ हो रही है बट इंक्रीजिंग रेट पे हो रही है। ठीक है, एंड ये चीज़ भी आपको टेबल की फॉर्म में उन्होंने बताई हुई है, वहीं से पता चलेगा कि जब आउटपुट आपकी 3 to 4 हो गई, टीवीसी 4 से इंक्रीज़ हुई, एंड जब आपकी आउटपुट जो है वो 4 to 5 हुई, टीवीसी फिर से इंक्रीज़ हुई 4 से। सो इट इज़ बियॉन्ड पॉइंट ए एंड टीवीसी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर की वजह से ये हो रहा है, क्योंकि जब फैक्टर इंक्रीज़ होता है हमारी रिटर्न जो है एक पॉइंट पे जो है कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। वही यहाँ पे आपको भी रीज़न दिया हुआ है उन्होंने कि आउटपुट जो है जब इंक्रीज़ हुई 3 to 4 यूनिट्स, टीवीसी इंक्रीज़ बाय 4 एंड व्हेन इट इज़ इंक्रीज टू 4 to 5 यूनिट्स, टीवीसी इंक्रीज़ बाय अगेन 4। यही चीज़ आपको देखिए यहाँ पे टेबल के फॉर्म में भी बताई हुई है। जब 3 to 4 हुआ एंड देन 4 to 5 हुआ, 4 का डिफरेंस, अगेन यहाँ 4 का डिफरेंस। ठीक है, सो यही उन्होंने बताया कि जब आउटपुट अगेन फिर से इंक्रीज़ हुई, हमारी जो टीवीसी है वो इंक्रीज़ तो हुई है बट कौन से रेट पे हुई है, इंक्रीजिंग रेट पे हुई है। ठीक है, पहले हमने डिमिनिशिंग रेट किया, अब हम इंक्रीजिंग रेट किया। सो इसे आपने एज इट इज़ ऐसे रीड कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे टेबल बना के दिया है फिक्स्ड, वेरिएबल एंड टोटल कॉस्ट का, एंड इसका डायग्राम देखिए इकट्ठा बना के दिया हुआ है। अगर आपने बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, जिसमें देखो आप शो करोगे फिक्स्ड कॉस्ट जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड है तो आप ऐसे शो करोगे, वेरिएबल कॉस्ट जो है आप राइजिंग करती हुई दिखाओगे, और क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट को मिला के बनी है, सो वो भी ऐसे ही राइज होते ही दिखेगी। ठीक है, इसी तरह आपने ये बनाना है। नेक्स्ट उसके बाद आपको एवरेज कॉस्ट दिया है। एवरेज कॉस्ट किसको बोलते हैं, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज़ कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। मतलब एक प्रोडक्ट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है उसको क्या बोलेंगे हम, एवरेज कॉस्ट। और वो कैसे निकलेगी, TC अपॉन Q। जैसे हमने प्रोडक्शन के केस में एवरेज प्रोडक्ट निकाला था, टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी, उसी तरह यहाँ पे भी निकलेगा टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। यही फॉर्मूला लगाएंगे और एवरेज कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। देन आपको टेबल दिया जिसमें आपको उन्होंने यूनिट्स दे दी हैं, टोटल कॉस्ट दे दी है। देन आपके लिए निकालना ईजी है, TC अपॉन Q। वही फॉर्मूला लगा के आप जो है अपनी एवरेज कॉस्ट निकालते जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद इसके भी आपको कंपोनेंट्स बता दिए, जैसे टोटल कॉस्ट जो है फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को मिला के बनी है, उसी तरह एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिला के बनी है। ठीक है, देन टोटल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। अब यही चीज़ पहले आपको फॉर्मूला में दी हुई है, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट की जगह फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे TFC अपॉन Q और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालोगे। एंड ये शो भी आपने कैसे करनी है, इस तरह से शो होगी ये हाइपरबोला की फॉर्म में, ये ऐसे ही आपने इसका डायग्राम बना देना है। नेक्स्ट उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, TVC अपॉन Q। उसी तरह आपने ये टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे एवरेज निकाल लेनी है एंड इसका डायग्राम जो है इस तरह से बनेगा। क्लियर, सो ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, चेंज इन द टोटल कॉस्ट, के टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है विद एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज़ प्रोड्यूस्ड, कि जैसे जैसे हम इधर आउटपुट अपनी इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमारी टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है
वो कितना चेंज आ रहा है। जैसे यहाँ पे अब 10 का चेंज आ रहा है, पहले 10 थी, फिर 20 होगी, फिर 30 होगी, 10 का चेंज आ रहा है, तो 10 हमारी क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, जब हम यहाँ पे एक और एडिशनल आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, TCN माइनस TCN-1। जैसे हमने मार्जिनल प्रोडक्ट के केस में किया था, TPN माइनस TPN-1, उसी तरह यहाँ पे P की जगह पे C आ जाएगा, बस बाकी सारा कुछ सेम है। यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। एंड जैसे कि नेक्स्ट आपको यहाँ पे बना के दिया हुआ है उन्होंने, आउटपुट दी है, फिक्स्ड कॉस्ट दी है, वेरिएबल कॉस्ट दी है, टोटल कॉस्ट आप खुद निकालोगे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल को ऐड करके। एंड मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, नीचे वाली टोटल कॉस्ट में से ऊपर वाली टोटल कॉस्ट लेस करते जाएंगे। फर्स्ट वाली हमारी जो है कोई नहीं आती, 0 ही आती है। सेकंड वाली से स्टार्ट करेंगे, 20 - 10 10, 28 - 28 34 - 28 6, 38 - 34 4। इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट निकालते जाएंगे कि नीचे वाली टोटल कॉस्ट में से ऊपर वाली लेस करते जाएंगे। और इसका फॉर्मूला बेटा सिंपल ही है, ऐसे यू शेप में आप इसका फॉर्मूला बोल रही हूँ, डायग्राम ऐसे यू शेप में आप इसको बना देंगे। यही है हमारी MC, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें आपने करना है, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज, मार्जिनल एंड टोटल कॉस्ट का। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, ऐसे एक से ही टेबल बनाना है। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप पहले एवरेज, मार्जिनल एंड टोटल कॉस्ट का मीनिंग देंगे, उसके बाद रिलेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। टेबल बनाएंगे जैसे आप बनाते ही हैं, सिर्फ यहाँ पे टोटल कॉस्ट लेंगे, वेरिएबल और फिक्स्ड नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉस्ट लिखनी है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, TC/Q, ठीक है। इस 10/0 20/1, तो ये करते जाएंगे तो आपकी ये क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। आफ्टर दैट मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला लगाओगे, क्या है कि नीचे वाली कॉस्ट में से ऊपर वाली लेस, दैट इज़ TCN माइनस TCN-1। इसी तरह करके आप एवरेज एंड मार्जिनल निकाल लोगे। अब आते हैं हम इसके डायग्राम के ऊपर। डायग्राम बनाने से पहले आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझनी होगी, फिर आपको डायग्राम समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट क्या है, व्हेन AC फॉल्स MC इज़ लोअर देन AC, के जब जो है AC फॉल करनी शुरू हुई, जो MC थी वो लोअर हो गई किससे, AC से, ठीक है। MC इज़ लोअर देन AC। अब यहाँ पे बताया भी हुआ है, टेबल में बताया कि AC इज़ फॉलिंग टिल इट बिकम्स ₹8 एंड MC रिमेन्स लेस देन 8। टेबल में देखते हैं, टेबल में देखो बताया है कि आपकी जो है AC यानी कि एवरेज कॉस्ट जो है वो जब तक 8 तक नहीं आ गई, ठीक है, चेंज होते होते जब तक 8 तक नहीं आ गई, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 8 से कम ही रही है। यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 8 से कम ही रही है, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। जब तक एवरेज कॉस्ट देखो डिक्रीज़ होनी शुरू हुई, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है देखो डिक्रीज़ होनी शुरू हुई, हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीज़, लेस पॉइंट क्या था इसका 8, ठीक है, सबसे लीस्ट पॉइंट क्या था इसका 8, तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 8 से क्या रही है, कम ही रही है। वही चीज़ आपको ये बताना चाह रहे हैं, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज़ जो है डिक्रीज़ कर रही है, देन मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेस देन एवरेज कॉस्ट। जितना वो लीस्ट पॉइंट तक डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि 8 तक डिक्रीज़ हुआ है, तो तब तक हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 8 से इंक्रीज़ नहीं हुई, बाद में जाके हुई है, जो कि नेक्स्ट केस आएगा। एंड इसी तरह हमने ये डायग्राम में भी शो करना है, इस तरह बनाएंगे ये, ठीक है, जिसमें क्या दिखाई देगा, पहले हम AC ड्रॉ करेंगे ऐसे, जो कि हमारी AC, उसके बाद नीचे से ये 2 पॉइंट्स को टच करते हुए बनाएंगे MC, ऐसे ये बनेगी हमारी MC, जिससे पता लग रहा है कि जब AC जो है वो फॉल करनी शुरू हुई, यहाँ पे जब AC फॉल करनी शुरू हुई, MC जो थी वो लेस थी, AC थी। यहाँ पे जब देखो फॉल करनी शुरू हुई MC, ये MC की कर्व है, ये कम ही थी AC से, ठीक है, इसी तरह आपने शो करना है। नेक्स्ट उसके बाद केस है व्हेन AC राइजेस MC इज़ ग्रेटर देन AC। जब एवरेज कॉस्ट ने राइज़ करना शुरू किया, जब एवरेज कॉस्ट ने राइज़ करना शुरू किया, MC जो थी वो ग्रेटर देन होगी AC से। अब ये कहाँ पे हुआ जाके, टेबल में देखते हैं पहले,
अब AC ने कहाँ पे जाके राइज़ करना शुरू किया, यहाँ पे 8 से 9 हो गई। जब 8 से 9 हुई AC, मतलब यहाँ 1 का फ़र्क आया, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो देखो कितनी बढ़ गई, वो सीधा 8 के डिफरेंस के साथ बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि व्हेन AC स्टार्ट्स राइजिंग MC इज़ ग्रेटर देन AC। जब AC ने राइज़ करना स्टार्ट किया, जो हमारी MC थी वो AC से क्या हो गई, ग्रेटर हो गई, ठीक है। ये टेबल की फॉर्म में हो गया। अब यही हम डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं, कहाँ पे AC राइज़ कर रही है, यहाँ पे देखो। जब AC ने राइज़ करना शुरू किया, MC की कर्व जो है अब नीचे की बजाय इसके ऊपर आ गई, आगे आ गई, पीछे की बजाय इसके आगे आ गई, जिसका मतलब क्या है, MC इज़ ग्रेटर देन AC व्हेन AC स्टार्ट्स राइजिंग। यही चीज़ हमने टेबल में भी बतानी है, यही चीज़ हमने डायग्राम में बतानी है। देखो MC जो थी वो पीछे की बजाय आगे आ गई AC से, क्लियर। उसके बाद थर्ड केस क्या है, व्हेन AC डज नॉट चेंज MC इज़ इक्वल टू AC। मतलब जब हमारी AC जो है वो कांस्टेंट रही है, तब MC जो है वो AC के इक्वल हो। जब हमारी AC जो थी उसमें किसी तरह का चेंज नहीं आया, AC तो जो थी जब हमारी कांस्टेंट थी, उस टाइम के ऊपर MC क्या हो गई, AC के इक्वल। अब यही चीज़ आपको टेबल एंड डायग्राम में शो करते हैं। टेबल में देखो कहाँ पे आपको AC कांस्टेंट लग रही है, यहाँ पे देखो कोई चेंज नहीं आया AC में यहाँ पे, और इस पॉइंट के ऊपर आके MC इज़ इक्वल टू AC हो चुका है, ठीक है। AC जो है वो MC के क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, इसलिए ये भी चीज़ क्या होगी, इक्वल होगी, जो कि हमारा थर्ड केस है। व्हेन AC इज़ कांस्टेंट, जब AC कांस्टेंट थी, MC इज़ इक्वल टू AC, क्लियर। अब इसको डायग्राम में देखते हैं, कहाँ पे AC जो है वो कांस्टेंट रही है, यहाँ पे, और यहीं पे जहाँ पे ये MC और AC आपस में कट कर रहे हैं, ये पॉइंट कौन सा है, जब MC इज़ इक्वल टू AC हो गया, ठीक है। जब AC इक्वल हो गई MC के, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये आपने डायग्राम में इस तरह से ही शो करना है। सो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है एंड ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपने जो है ध्यान से करना है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट कॉन्टेक्ट मी।